चित्त भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। एक बार फिर से सत्ता के दलाल गोदी मीडिया ने आपदा में अवसर ढूंढते हुए अपने मालिकों का चेहरा चमकाने का प्रयास किया है। कितनी बेशर्मी से लोकतंत्र की ऐसी तैसी किया जाता है, देश का गोदी मीडिया कर रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिए। आज इस वीडियो में हम यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें आपके सामने रखी जाएंगी जो शायद अब तक चर्चा में नहीं है। बात यह भी करेंगे कि किस तरीके से यूपी के लाखों नौजवानों और करोड़ों जनता के साथ एक बार फिर से भयंकर वाली धोखेबाजी हो गई है और असली धोखेबाजी अभी होने वाली है। वहां की सरकार ने 6 महीने के भीतर परीक्षा कराने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस 6 महीने के भीतर क्या क्या होने वाला है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये 6 महीने का वादा कितना भरोसेमंद है या फिर ये भी बहुत बड़ा वाला जुमला है 15 लाख की तरह। इस वीडियो के माध्यम से हम देश भर के नौजवानों के उस दर्द को छूने की कोशिश करेंगे जिन्हें अन्य लोग महसूस नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। सरकार की नाकामियों से देश के युवाओं का कितना भयंकर नुकसान एक बार फिर से हुआ है और आने वाले कुछ महीनों में जो होने वाला है उस पर तगड़ी वाली चर्चा करने जा रहा हूं। अंत में ये बात भी करेंगे कि किस तरीके से पर्चा लीक के मामले पर रवीश कुमार ने एक जबरदस्त पोल खोल की है। वहां जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी धोखेबाजी वहीं पर है। अभी बता देता हूं, वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, अंत तक देखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए टन से। हमारे बहुत सारे दर्शक फेसबुक पर लगातार वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, उनकी शिकायत है कि वीडियो उन तक पहुंच नहीं रही है। यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो पहला काम यह करिए कि यूट्यूब पर आ जाइए। फेसबुक की तुलना में यहां पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा हुआ है। अब आगे की जो चर्चा होने जा रही है उसमें खुद को मेरे साथ जोड़िए और अगले कुछ मिनट तक स्वार्थी बन जाइए, दुनिया को भूल जाइए। सबसे पहले आपको यह बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती साल 2018 में आई थी। जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो सत्ता में बैठे लोगों ने खुद से खुद की पीठ थपथपाते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाने की बात कही थी। विश्व रिकॉर्ड कहा था कि 3 महीने के भीतर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। हालांकि विश्व रिकॉर्ड तो बना, लेकिन 3 महीने का नहीं बल्कि लगभग 3 साल से अधिक का। आखिरी बैच को ज्वाइनिंग मिलते मिलते 2018 से 2022 आ गया, रामराज का रिकॉर्ड बन गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी के युवाओं को पुलिस कांस्टेबल बनने का मौका एक बार 2018 में मिला, उसके बाद सीधे 2023 के अंत में यानी 2024 ही मानकर चलिए, क्योंकि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में फॉर्म वगैरह भरवाया गया। यानी एक भर्ती 2018 में आती है और उसके बाद भर्ती आती है 2024 में। यहां आपको मोटा मोटी 5 से 6 साल का गैप दिखेगा। सवाल यह है कि जिस भर्ती परीक्षा में 18 से 25 साल के युवाओं को लिया जाता है, महिलाओं के लिए उम्र 28 साल है, तो 18 से 25 साल के युवा को कुल मोटा मोटी लगभग 7 साल का समय मिलता है। 7 साल में 5-6 साल तो इसे रामराज ने डकैती करके ले लिया, वैकेंसी ही नहीं दी। यानी रामराज का बचवा पुलिस बनने का सपना लेकर 2018 से 2024 तक का इंतजार करता रहा, दिन रात जय श्री राम का नारा लगाता रहा, फिर भी वैकेंसियां नहीं आई। यानी एक बार भी परीक्षा में शामिल हुए बिना ही यूपी के नौजवानों की 5-6 साल की उम्र जवानी सत्ता ने बर्बाद कर दी। वैकेंसी तब तक नहीं आई जब तक सबसे बड़ा चुनाव नहीं आ गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2018 की जो पुलिस भर्ती आई थी वो भी 2019 के चुनाव के आसपास हुई थी। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह पुलिस भर्ती की गई। लेकिन और ज्यादा गौर फरमाइए कि इन युवाओं को ज्वाइनिंग मिलते मिलते 2022 का यूपी का विधानसभा चुनाव आ गया। कितना बढ़िया गणित है कि लोकसभा चुनाव से पहले वैकेंसी की घोषणा करो, घोषणा के नाम पर वोट मांगो, और विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइनिंग करा के ज्वाइनिंग के नाम पर वोट मांगो। इसे ही कहते हैं एक ही प्रोडक्ट को बार बार बेचना। अब यदि इसी हिसाब से इस बार वाली यूपी पुलिस भर्ती को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि पिछली बार तो प्रयास था कि भर्ती करवा ली जाए, लेकिन इस बार का प्रयास बड़े संदेह उत्पन्न करता है। कैसे करता है जरा ध्यान से देखिए। 2018 में जनवरी के महीने में ही पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया था, जबकि चुनाव 2019 में थे। यानी 1 साल से भी अधिक का समय था भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। लेकिन इस बार दिसंबर के आखिरी दिनों में भर्ती निकाली जाती है, जबकि चुनाव में कुछ महीने का ही समय बचा हुआ था। अब यहां लोग 2 तरह की बातें कह रहे हैं। एक तो उनका मानना यह है कि शायद सरकार को यह लगा होगा कि हम समयबद्ध तरीके से सब कुछ करा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर दूसरा मामला यह हो सकता है कि भर्ती वर्ती कुछ करवाने ही नहीं थी, ये सब कुछ खाली एक जुमले की तरह सामने रखा गया। क्योंकि यदि वैकेंसी 5 साल से अधिक समय से नहीं आई थी तो फिर 2023 के दिसंबर में वैकेंसी क्यों आती है, पहले क्यों नहीं आती?
क्या इसके पीछे भी कोई सोची समझी प्लानिंग है? बहरहाल देर आए दुरुस्त नहीं आए, वैकेंसी आई, परीक्षा हुई, पर्चा लीक होने का आरोप लगा। पहले तो लगातार किसी पर्चा लीक से इनकार किया जाता रहा, लेकिन जब यूपी के युवाओं के दिमाग से धर्म का नशा थोड़ा सा उतरा, इत्तू सा पेट पर पड़ी लात का दर्द समझ में आया, तब वो लखनऊ के इको गार्डन में जुटकर हल्ला मचाने लगे। यहां मैंने धर्म का नशा थोड़ा सा उतरा जानबूझकर कहा, क्योंकि पूरी तरह से न तो उतरा है न उतरने दिया जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये नशा उतरा बड़े बड़े लोग कुर्सियों से उतर जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले युवाओं का गुस्सा, विपक्षी पार्टियों को मिला मौका, खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार इस मामले पर युवाओं का साथ देते रहे, और चुनाव से पहले डबल इंजन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, ये आप सब जानते हैं। इन सब के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया कि इस परीक्षा को रद्द किया जाता है। 6 महीने के भीतर पुनः परीक्षा कराने का आदेश दिया गया। यह भी दावा कर दिया गया कि परीक्षा की शुचिता से समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई होगी। अब गलती से भी कोई ये न पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में या फिर देश के अलग अलग राज्यों में भी ये कोई नई बात तो है नहीं। अब तक कितनों के खिलाफ कितनी कठोरतम कार्रवाई हुई, और यदि हुई तो उसका असर क्यों नहीं हुआ? यूपी में ही हाल ही में 2021 में टीईटी की परीक्षा हो रही थी। लाखों की संख्या में छात्र बैठकर एग्जाम लिख रहे थे, तभी बीच में टन 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 करके घंटी बजने लगी। छात्र कंफ्यूज आ गए, अरे भाई परीक्षा के बीच में इंटरवल कैसे हो गया? ये तो स्कूल में हुआ करता था। तभी पता चला कि पर्चा लीक हो गया, परीक्षा रद्द की जाती है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर बहुत सारी महिलाएं रोती बिलखती हुई नजर आई। दूर दराज के क्षेत्रों से ठंड के समय में किसी तरह से परीक्षा हाल तक पहुंचने वाली महिलाएं अपना दुखड़ा गा रही थी, ठीक उसी तरह से जैसे आज का युवा दुखड़ा गा रहा था। मगर फिलहाल सबसे बड़ा मामला यह है कि ये जो 6 महीने के भीतर परीक्षा कराने का दावा किया जा रहा है, क्या यह परीक्षा 6 महीने के भीतर हो सकती है? और क्या यह वैकेंसी समयबद्ध तरीके से पूरी कर ली जाएगी? तो कहा जाता है कि किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले बात को कहने वाले का इतिहास जान लेना चाहिए, और इतिहास ऐसी चीज है जो सब कुछ खोलकर सामने रख देती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 2018 में हुई उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में टाइमलाइन कैसी रही। गृह मंत्री अमित शाह की भाषा में क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दावा तो कर दिया गया कि 6 महीने के भीतर परीक्षा करा ली जाएगी, लेकिन आप सबको पता है देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। मैंने इस मामले पर कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि अगले 2-3 महीने तक तो देश चुनाव में ही उलझा रहेगा, और चूंकि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ा कोई चैलेंज नहीं है, तो सबसे ज्यादा फोकस यूपी में ही होगा। और यह भी जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव से ज्यादा महत्व तो किसी चीज का नहीं है, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी बकैती करता रहे। तो यदि इस हिसाब से देखा जाए तो साफ साफ दिख रहा है कि जून तक तो परीक्षा होने के कोई आसार नजर नहीं आते। फिर भी मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि सत्ता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, करवा सकती है, लेकिन चाहे तो इतिहास बताता है कि यह सत्ता जो भी चाहती है चुनाव से पहले चाहती है। और ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि एक बार लोकसभा का चुनाव बीत गया तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना है कि जल्दबाजी में परीक्षा कराएगी, क्योंकि यूपी का विधानसभा चुनाव, अगला चुनाव तो 2027 में होना है। यानी अगले कुछ महीने तक पूरा सरकारी सिस्टम चुनाव में व्यस्त होगा। चुनाव के बाद सरकार के बनने बिगड़ने में व्यस्त होगा, और उसके बाद ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी कि आनन फानन में भर्ती परीक्षा कराई जाए। और डबल इंजन का इतिहास यह साफ साफ बताता है कि मामला पुलिस भर्ती का हो, रेलवे भर्ती का हो, या फिर किसी भी भर्ती का हो, वो तभी पूरा होगा जब सामने कोनो चुनाव होगा। और यूपी पुलिस का पुराना इतिहास बताता है कि ये वैकेंसी भी कहीं ना कहीं खींच खांच के 2027 के विधानसभा चुनाव तक लटकाई जा सकती है। अरे भाई, लोकसभा का चुनाव निकल ही जाएगा, उसमें जो नफा नुकसान होना होगा हो जाएगा, मिल चुका होगा। और यदि आनन फानन में भर्ती पूरी करा ली गई, ज्वाइनिंग दे दी गई, तो फिर 2027 तक तो आप लोग भूल जाएंगे कि नौकरी मिली थी, किस सरकार में मिली थी। और भूल जाएंगे तो फिर उसी वैकेंसी को बार बार याद दिलाने के लिए गोदी मीडिया पर पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा काम क्यों करना कि लोग भूल जाएं? लटका कर रखना ज्यादा आसान है। यानी इतिहास ये बता रहा है कि अभी की ये पुलिस भर्ती मिशन 2027 है मानकर चलिए, लेकिन सरकारी दावों को यदि 100% सच मान लें तो भी इस बात का आकलन करना बड़ा महत्वपूर्ण है कि यूपी के युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, उनका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, और कितनी जद्दोजहद उन्हें फिर से करनी है। इस तरह की भर्ती परीक्षाओं में सामान्य परिवारों के नौजवान ही आते हैं। कुछ लोग सालों साल छोटे मोटे शहरों में जाकर छोटे छोटे कमरों में भेड़िया धसान करके पढ़ाई कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैकेंसी आने पर ही कुछ महीने के लिए इधर उधर से कर्जा जुटाकर तैयारी करने के लिए बाहर निकलते हैं। जरा उन युवाओं के बारे में सोचिए जिन्होंने किसी तरह से कुछ पैसों का जुगाड़ करके इस भर्ती परीक्षा की तैयारी की होगी और सोचा होगा कि परीक्षा खत्म हो गई, अब घर चलेंगे, लेकिन डबल इंजन ने उन्हें अभी और कई महीने तक बेघर रखने का उपाय कर दिया। अब उन्हें एक बार फिर से इधर उधर से पैसे का जुगाड़
करके कुछ महीने शहर में जिंदा रहने की व्यवस्था करनी होगी, फिर से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी, कई महीनों तक कमरे का किराया भरना होगा, कॉपी किताब कलम बहुत सारे खर्चे उठाने होंगे। एक मोटा मोटी आंकड़ा मैं सामान्य तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो यह हिसाब कर लीजिए कि 60,000 की वैकेंसी थी तो 60,000 युवाओं का कितना नुकसान हुआ जिन्हें नौकरी मिल सकती थी। और यदि इस देरी को हम 6 महीना ही मानकर चले और मोटा मोटी 30,000 रुपया तनख्वाह मान लें तो उत्तर प्रदेश के 60,000 नौजवानों का महीने का 30,000 रुपया 6 महीने के लिए गया, यानी नौजवान का 1,80,000 रुपया नुकसान। और मैं सिर्फ सरकार द्वारा कहे गए 6 महीने को ही लेकर चल रहा हूं, बाकी योजना 2027 तक जा सकती है, यह हमने पहले ही आपको बता दिया है। अब जरा उन 48 लाख युवाओं का हिसाब लगाइए, उनका कितना बर्बाद होना है। शहरों में जो नौजवान किराए का कमरा लेकर रहते हैं 2,500 से 3,000 से नीचे कोई कमरा मिलता नहीं है। एक कमरे में 2 से 3 लोग रह लेते हैं, यानी एक नौजवान को 1,000 कमरे का किराया कम से कम देना होगा। महीने में कम से कम 3,000 रुपए खाने पीने में खर्च होगा। कोचिंग की फीस कम से कम 1,000-2,000 रुपया मानकर चलिए, यानी एक नौजवान के ऊपर प्रति महीने कम से कम 5,000 से 6,000 रुपए का मोटी मोटा खर्च आ जाएगा कम से कम। यदि हम इसे 5,000 ही मानकर चले, इससे नीचे तो संभव नहीं है। अब यदि आप उत्तर प्रदेश के 48 लाख परीक्षार्थियों की संख्या का गुणा 5,000 रुपए प्रति माह में कर लें तो एक महीने का खर्च 24 अरब रुपए से भी ज्यादा हो जाता है। और यदि 6 महीने में परीक्षा करवा ली जाती है, जिसके आसार बहुत कम हैं, तो भी 24 अरब में 6 का गुणा कर लीजिए। कॉपी कलम पर करिएगा, मोबाइल में नहीं हो पाएगा। मोबाइल ने तो एक महीने का हिसाब भी नहीं बताया, या फिर हो सकता है हमको समझे में नहीं आया, लेकिन इसका हिसाब किताब जरूर निकालिएगा। अब आपके सामने उत्तर प्रदेश के 48 लाख युवाओं का प्रति महीने का 24 अरब रुपए का खर्चा आ गया है, जो कि सत्ता की नाकामियों का परिणाम है। यहां एक बात और दिमाग में रखिएगा, यह भर्ती परीक्षा जितने देरी से होगी, हर महीने 24 अरब रुपए यूपी के गरीब परिवारों के युवाओं की जेब से निकलता रहेगा। यहां एक आंकड़ा और देख लीजिए, इस भर्ती परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरवाया गया था उसकी फीस थी 400 रुपया। 400 रुपया। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए बराबर। समाज में सबको बराबर का सम्मान मिले न मिले, अधिकारों में बराबरी मिले न मिले, लेकिन फॉर्म की फीस में बराबरी जरूर मिलेगी। यहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे किसी के पिता 50,000 महीने का कमाते हो या फिर किसी के पिता मनरेगा में मजदूरी करते हो और उनका मेहनताना भी सालों साल न मिलता हो, फीस सबसे बराबर ली जाएगी। यूपी के युवाओं का एक और नुकसान समझ लीजिए, अभी जो परीक्षा रद्द हुई है 400 रुपए सरकारी फीस थी, फॉर्म भरवाने का 100 रुपया मोटा मोटी चार्ज, परीक्षा देने के लिए आने जाने का खर्चा, खाने ठहरने का खर्चा कम से कम 1,000 रुपया तो मानकर चलिए, महंगाई बहुत है तो भी सीधे सीधे 1,500 रुपया का खर्चा एक नौजवान के ऊपर पड़ा, इसका नुकसान हुआ। अब यदि 1,500 में 48 लाख का गुणा कर लेंगे तो पता चलेगा कि एक झटके में 20 अरब रुपए से अधिक बर्बाद हो गया। जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी उसका हिसाब लगाने की कोई मशीन तो है नहीं दुनिया में। उसका हिसाब एक व्यक्ति लगा सकता है जो नाले में पाइप डालकर उसकी गैस से चाय बनाता है। स्टेशन की सीढ़ी पर सो रहे रामराज्य के इस नौजवान को देखिए, इस वक्त इसके शरीर और दिल पर जो बीत रही होगी, क्या उसका आकलन रुपयों में किया जा सकता है? यदि कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा कैसे करना है, अगले वीडियो में हम भी करके दिखा देंगे। इस तरह से सरकार ने फॉर्म भरवाकर कितने पैसे वसूले, जरा इसका गणित भी देख लीजिए। बताया गया कि 50 लाख के आसपास यूपी के युवाओं ने फॉर्म भरा था। 50 लाख में 400 रुपए का गुणा कर लीजिए, जो सीधे सीधे सरकार के खाते में पैसा गया। यह आंकड़ा भी मोटा मोटी 20 अरब रुपए को पार कर जाता है, यानी एक वैकेंसी से सरकारी कमाई 20 अरब रुपए के आसपास हो जाती है। गुणा भाग करने में कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसके लिए अभी से क्षमा मांग लेता हूं, आप लोग खुद भी एक बार गुणा करके देख लीजिएगा। अब आते हैं उस धोखेबाजी पर, उस सिस्टमैटिक फ्रॉड पर जो पूरे देश के साथ पिछले कई साल से हो रहा है। युवाओं के दबाव में आकर यूपी की सरकार ने परीक्षा रद्द तो कर दी, लेकिन युवाओं को गोदी मीडिया का साथ ईमानदारी से नहीं मिला, बल्कि खुलकर बेईमानी की गई। हालांकि इस बार यूपी पुलिस के भर्ती के जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने गोदी मीडिया के माइक को देकर जैसा तांडव मचाया वो भी देखने लायक था। लखनऊ के इको गार्डन में गोदी मीडिया वालों को देखते ही युवाओं ने गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। एक बड़े सेठ के बड़े चैनल का माइक देखने के बाद युवा पूछने लगे कि हे मैडम, आपको लोग बिकाऊ मीडिया क्यों कहते हैं? बहरहाल कुछ साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर का नारा दिया था। आपदा में अवसर का एक नमूना ये भी देख लीजिए। इसके बाद रवीश कुमार ने किस तरह से बैंड बजाया है, कितनी बड़ी पोल खोली है, उसको देखिएगा। अखबार की हेडलाइन को जरा ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि योगी ने निरस्त की पुलिस भर्ती परीक्षा तो अभ्यर्थी बोले थैंक यू। उत्साहित छात्रों ने योगी के पक्ष में लगाए नारे। सोशल मीडिया पर छाया योगी विथ यूथ। असल में आपदा में अवसर इसे ही कहा जाता है। अपनी नाकामी को भी मास्टर स्ट्रोक में कैसे बदलना है,
है और कैसे बदल के छपवाना है, इसका जबरदस्त उदाहरण डबल इंजन और गोदी मीडिया मिलकर दे रहे हैं। जिस काम के लिए शर्म महसूस करनी चाहिए, जिस नाकामी पर माफी मांगनी चाहिए, जिस अखबार को लिखना चाहिए कि सरकार को अपनी नाकामी की वजह से युवाओं के सामने झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, वो अखबार नाकामी को भी मास्टर स्ट्रोक की तरफ प्रस्तुत कर रहा है। इन्हीं सब को देखकर उत्तर प्रदेश के युवाओं ने देखिए किस कदर गोदी मीडिया को लखेत दिया। लेकिन वो गोदी मीडिया ही क्या जो सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस के न देखे। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अब जरा एक और कारनामा देख लीजिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने खोज खाज के कुछ चीजें सामने रखी हैं और हिंदी के 2 बड़े अखबारों का खेला सामने रखा है। ये खेल क्या है जरा देखिए। खेल यह है कि जब जनता विरोध करे, सरकार के खिलाफ खड़ी हो, तो उसे नहीं दिखाना है, यानी जनता की आवाज को दबा कर रखना है। और जब मजबूरी में आकर सरकार जनता की बात मान जाए तो सरकार के नाम का ढोल बजाना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है और वही खेल यहां भी हुआ। जब उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में युवा भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, डबल इंजन का विरोध कर रहे थे, तब इन अखबारों ने पहले पन्ने पर युवाओं की आवाज को जगह नहीं दी। उस दिन देश के प्रधानमंत्री चारों तरफ छाए रहे अनर्गल बकवास को लेकर, और हिंदी के अखबारों में फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री की जो बात छपी, मैं उसे अनर्गल बकवास क्यों कह रहा हूं, अन्य वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। फिलहाल मामला यह है कि 24 तारीख को छात्रों की आवाज अखबारों में नहीं दिखी। 25 तारीख को जब सरकार ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी, तब वाहवाही में इन्हीं अखबारों ने क्या क्या छापा जरा देखिए। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, 6 माह में फिर होगी। यानी एक दिन पहले जिन अखबारों के लिए युवाओं की यह समस्या खबर ही नहीं थी, दूसरे दिन वह अखबार गुणगान करते हुए नजर आते हैं सत्ता का। इस पर रवीश कुमार ने लिखा है कि 24 तारीख के दैनिक जागरण और अमर उजाला के पहले पन्ने पर पेपर लीक की खबर नहीं थी। दैनिक जागरण के भीतर के पन्ने पर साधारण तरीके से छपी थी। अमर उजाला में भी काफी ढूंढा, प्रमुखता से होती तो मिल जाती। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। गाजियाबाद संस्करण की बात कर रहा हूं। 25 तारीख के दैनिक जागरण और अमर उजाला दोनों के पहले पन्ने पर परीक्षा रद्द होने की खबर है। युवाओं के प्रदर्शन के बाद ही परीक्षा रद्द हुई। जिस आंदोलन के आधार पर यह फैसला लिया गया उसकी खबर गायब रही, लेकिन फैसला पहले पन्ने पर है। सरकार चुप तो अखबार भी चुप। जनता क्या बोलती है बोलती रहे। 24 के अखबार के पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री का बयान छपा है। वे युवाओं के अपमान की बात कर रहे हैं, मगर यूपी में होते हुए भी युवाओं की समस्या पर बात नहीं कर पाए। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान पेपर लीक को लेकर सवाल उठा रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके एक बयान को लेकर अपमान स्वाभिमान की बात को पहले पन्ने पर अखबारों ने छाप दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। फैसले को लेकर जो खबरें छपी हैं, आपको देखना चाहिए कि विपक्षी दलों का जिक्र है या नहीं। यानी सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया तो उसमें जो खबर छपी है, क्या उस खबर में यह भी बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों ने इस मामले पर किस तरह से विरोध किया, क्या क्या कहा। आगे रवीश कुमार लिखते हैं कि भाजपा होती तो हर जगह पोस्टर लगा देती कि उसने आवाज उठाई तो युवाओं के साथ धोखा नहीं हो सका। पोस्टर लग जाते कि मोदी में दम है। वैसे आप तो जानते ही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी दूसरों के कार्यों का क्रेडिट लूट लेती है वो ऐसा मौका कैसे छोड़ सकती है। और इन सब के बावजूद आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है ये तो आप देख ही रहे हैं। जब यूपी के नौजवान सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तब अखबारों की हैसियत नहीं थी कि उस नारे को छाप दें। लेकिन उन्हीं अखबारों ने बाद में किस तरीके से सत्ता पर क्रीम पाउडर लगाया ये आप सबके सामने है। परीक्षा सफल हो जाए तो भी वाह वाह, पेपर लीक हो जाए, परीक्षा रद्द करनी पड़ जाए तो भी वाह वाह। भोजपुरी में इसे ही कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, और उसके आगे जो कुछ बच गया वो सब मेरे दादा का। बाकी उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती के तमाम युवाओं को शुभकामनाएं। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे दिन जरूर आएंगे, और अच्छे दिन आए चाहे ना आए, विश्व गुरु तो हम लोग बन के रहेंगे, चाहे भले बेरोजगारी में क्यों ना बनना पड़ जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस भर्ती को लेकर लगातार आवाज उठाते रहेंगे ताकि सत्ता कान में कड़वा तेल डालकर सो न पाए। कम से कम पता तो चले कि बात हो रही है। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।